हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने जो 2022 के अंदर जो हमारा पेपर आया है उसका फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको सोल्व कराया है। आपने बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स वहां पे दिया। 15 क्वेश्चन मैंने वहां पे एक्सप्लेन आपको कराए थे मॉडर्न हिस्ट्री के। आज उसके आगे करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा दूं दोनों शिफ्टों में, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के, फिर मैं मिडिवल और फिर एंशिएंट, इसी प्रकार से फिर इतिहास लेकर एक कैटेगरी वाइज ये डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट, कि जिस प्रकार से एग्जाम में जिस प्रकार आप पढ़ते हैं कि भाई अगर आप मिडिवल की शुरुआत करते हो तो पहले दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन दिल्ली की सल्तनत से आए, तो एक जगह मैं वहां पे कंबाइन करा रहा हूं मॉडर्न हिस्ट्री को, फिर ऐसे ही मिडिवल और ऐसे ही एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स करते हैं, ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 20 जनवरी से। जो भी स्टूडेंट जून के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो जल्दी से जल्दी इसके लिए ज्वाइन कर ले। एक ऑफर भी चला हुआ है तो कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे पूरी डिटेल जानकारी के लिए। तो हम आगे करते हैं अपने क्वेश्चन पे कि क्या क्या क्वेश्चन और हमारे पूछे गए थे एग्जाम के अंदर। देखिए, मैंने 15 क्वेश्चन आपको कराए थे, थोड़ा इस नंबरिंग के अंदर प्रॉब्लम है, ये 16 क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे 37 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमारे आए थे। तो यानी कि संवैधानिक सुधार से संबंधित पार्ट, भारत में यूरोपियन आगमन से संबंधित, भारत में क्षेत्रीय राज्यों का उदय यानी कि मराठा और सिख साम्राज्य, या इसके अलावा जो दूसरे से जो साम्राज्य थे जिनके अंदर मैंने आपको कराई, या उसके अलावा फिर जो दूसरा 1857 से तो नहीं आया था। अब ये हमारा नेक्स्ट आगे शुरू हो जाता है कि भारत पे जो ब्रिटिश इकोनॉमी का जो इंपैक्ट पड़ता है, उस ब्रिटिश इकोनॉमी के इंपैक्ट से संबंधित हमारे कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो इसी सीक्वेंस में आगे क्वेश्चन लगातार आप देखते जाओगे, कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या आया था, उदारवाद से, गरम दल से, क्रांतिकारी विचारधारा से। तो एक अच्छे तरीके से इसको डिस्कस यहाँ पे हम करेंगे। और एक चीज आप नोट करना स्टूडेंट, कई सारी चीजें आपको यहाँ पे बहुत सारी नहीं मिलने वाली है, तो उन चीजों को आप थोड़ा गौर करना, उनको अपनी बुकलेट में उनको आप मेंशन करना। देखिए भाई कि 1871 में किसने कहा था कि मेरे विचार से इंग्लैंड से भारत चले जाने और उसके स्वयं के हाल पर छोड़ देने से बड़ा संकट भारत के लिए कुछ और नहीं होगा, कुछ और नहीं होगा। तो इसका मतलब आप सीधा सीधा समझिए, यानी कि यहाँ पे ये बात बोल रही है कि उस स्थिति में अगर इंग्लैंड भारत से चले जाए, भारत को उसी अवस्था के अंदर छोड़ के, तो ये जो है एक बहुत बड़ा संकट भारतीयों के लिए होगा। देखिए, यही बात ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात कर रहे हैं दादा भाई नेहरू जी, और ये बात भी दादा भाई नेहरू जी ही बोल रहे हैं। यहाँ पे 1871 की बात है कि ये भारत के हाल पर अगर छोड़ के जाएंगे तो एक बहुत बड़ा संकट यहाँ दादा भाई नेहरू जी के द्वारा बोली गई स्टेटमेंट है। अब आप एक चीज देखिए कि ऐसी स्टेटमेंट आपसे अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? एक ने बोला है, आपने जैसा कि नाम आपने यहाँ पे सुना है, ये क्या नाम इनका, ये जॉन सुलिवन का स्टेटमेंट आपने पढ़ा है कि भाई हमारी जो प्रणाली है वो एक ऐसे स्पंज की तरह कार्य करती है। जॉन सुलिवन, नाम लिख देता हूं मैं पहले एक बार यहाँ पे, जॉन सुलिवन, थोड़ा इसको नोट कर लेना। हमारी प्रणाली ऐसे स्पंज की तरह कार्य करती है कि जो गंगा नदी के किनारे, यानी कि भारत में जो गंगा नदी के किनारे जो अच्छी अच्छी वस्तुएं है उनको लेती है वहां से, और उनको जाके जो लंदन के अंदर जो टेम्स नदी है वहां पे उसको उकेड़ देती है। तो ये स्टेटमेंट जॉन सुलिवन का एग्जाम के अंदर पूछा गया है। एक स्टेटमेंट आपने देखा होगा विलियम बेंटिक का, आपसे पूछा जाता है विलियम बेंटिक का, कि भारतीय जो बुनकर है, भारतीय बुनकरों की जो हड्डी है वो मैदान में बिखरी पड़ी है, भारतीय बुनकरों की जो हड्डी है वो मैदान में बिखरी पड़ी है। ये स्टेटमेंट आप देखते हैं। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट मिलता है वो है रमेश चंद्र दत्त का। रमेश चंद्र दत्त क्या बोलते हैं? रमेश चंद्र दत्त बोलते हैं कि जैसे कि एक राजा होता है और राजा अपनी प्रजा से जो धन वसूलता है, वो टैक्स लेता है, ठीक है, राजा अपनी प्रजा से धन वसूलता है और बाद में उन्हीं के परोपकार के लिए उस धन को वापस वो लगा देता है। यानी कि आप भी देखते हैं कि भाई एक अपना टैक्सेशन सिस्टम होता है, अब वो टैक्स राजा वसूल करता है। एक इन पे यहाँ पे एक वो बात बोली गई है, एक स्टेटमेंट दी गई है, कवि के द्वारा तुलना की गई है कि ये टैक्स वसूला जाता है, उसको वापस एक राजा अपनी प्रजा के लिए लगा देता है। या फिर आप देखते हैं कि जैसे कि सूरज होता है, सूरज पानी को सिकोड़ता है और उसी को बाद में वर्षा के रूप में उसको प्रोवाइड करा देता है, वर्षा वो कर देता है। लेकिन ये तो एक ऐसी प्रणाली है कि यहाँ पे जो है
पानी तो यहां से सोखता है, सूरज भारत से सोखता है, लेकिन वर्षा जो है वो इंग्लैंड में जाके होती है। ये रमेश चंद्र दत्त के द्वारा बोला गया धन के निष्कासन के संबंध में, ताकि भाई ये एक ऐसा सूरज है कि पानी तो यहां से लेता है भारत से, इसको इसकी जो वर्षा करता है वो वहां पे इंग्लैंड के अंदर करता है। देखिए जॉन सुलीवैन ने बोला है कि हमारी प्रणाली ऐसे स्पंज की तरह कार्य करती है कि जिसमें जो है गंगा नदी की अच्छी वस्तुओं को निकालकर उसको वहां पे उकेड़ दिया जाता है टेम्स नदी के किनारे लंदन के अंदर। तो आपने लॉर्ड विलियम बेंटिक, आरसी दत्त और इनकी आपने देखी स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट मिलती है दादा भाई नौरोजी की। देखिए ये दादा भाई नौरोजी का स्टेटमेंट है। एक दूसरा स्टेटमेंट मिलता है कि भाई जो स्वामी होते हैं ना, या दास जो होते हैं, जो स्वामी और जो दास होते हैं उनकी स्थिति बहुत गिरी हुई होती है, लेकिन हम भारतीय जो है, हमारी जो राष्ट्रीय जो हमारी स्थिति है उससे भी गिरी हुई है, यानी कि और ये अंग्रेज अपने आप को वहां से बच निकालते हैं। तो ये चीजें दादा भाई नौरोजी के द्वारा यहाँ पे बोली गई है। एक स्टेटमेंट मिलती है डीएच बुकानन की। ये चीजें मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा डीएच बुकानन की। तो डीएच बुकानन बोलते हैं कि जो भारतीय जो गांव होते थे पहले, जो आत्मनिर्भर जो गांव होते थे, वो आत्मनिर्भर गांव अब भारतीय वो इस्पात से बांध दिए गए, रेलों के इस्पात की रेल से उनको बांध दिया गया है, यानी कि अब वो इंडिपेंडेंस, वो आत्मनिर्भरता वो वहां से समाप्त हो गई है। ये स्टेटमेंट मिलती है आपकी डीएच बुकानन के द्वारा। वहीं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया है कि जो भारतीय और जो इनके जो इंग्लैंड के जो आर्थिक हित है वो आपसे वो प्रत्येक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ टकराते हैं। भारतीय और इंग्लैंड के जो हित है वो प्रत्येक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ टकराते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन अक्सर जो है स्टेटमेंट से संबंधित आता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपका इकोनॉमी के संबंध में आ गया, हो सकता है नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका 1857 से संबंधित आ जाए, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको जो है किसी दूसरे धार्मिक सामाजिक सुधार से संबंधित आ जाए। तो हर चैप्टर में कुछ ऐसी 8-10 स्टेटमेंट होती है, तो उनको आपने एक बार देखना है, गौर करना है कि रजनी पाम दत्त की क्या स्टेटमेंट है, दादा भाई नौरोजी की क्या है, या सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की क्या है, या फिर इधर बाल गंगाधर तिलक की क्या है, या गोपाल कृष्ण गोखले की क्या है, फिरोज शाह मेहता की क्या है, स्टेटमेंट देखने को मिलती है। तो इन पे थोड़ा सा काम करना है आपने एक बार, ठीक है ना। तो ये चीजें अपने इकोनॉमी के संबंध में मैंने आपको बताई, इसको देखना है। नेक्स्ट आप देखिए, इसका जो आंसर है वो दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने भारत से धन निष्कासन की बात की थी और अपनी थ्योरी दी थी। दादा भाई नौरोजी के अलावा रमेश चंद्र दत्त इस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, महादेव गोविंद रानड़े जो है इकोनॉमी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। ये आपको जानकारी होनी चाहिए स्टूडेंट। और डिटेल तो वही है कि भाई आगे देखते रहेंगे जैसे भी आता रहेगा। नेक्स्ट आप देखिए, अब पहला क्वेश्चन मैंने आज जो आपको बताया वो स्टेटमेंट के संबंध में था। अब दूसरा क्वेश्चन है आपको मैचिंग करनी है। सबसे पहली बात तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट कि जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। क्यों इजी होते हैं भाई? वन लाइनर तो है, या तो आपको आता है या नहीं आता है। लेकिन आप यहां पे देखिए कि शिवाजी महोत्सव की शुरुआत, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु, बाल गंगाधर तिलक की मांडले जेल से रिहाई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, आपको एक ऑप्शन नहीं आता है, 3 आते हैं, 3 नहीं आते तो 2 आते हैं, 2 नहीं आते हैं तो 50-50 तो हो ही जाता है। उनमें भी बहुत सारा फायदा इसके अंदर मिलता है। तो सभी ऑप्शनों पर बारीकी तरीके से आपने गौर इसके अंदर आपने करनी है। तो देखिए शिवाजी महोत्सव, तो शिवाजी महोत्सव के बारे में हम जानते हैं 1895 के अंदर, शिवाजी महोत्सव यानी कि 1895 के अंदर आप देखते हैं, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई शिवाजी उत्सव की शुरुआत करते हैं, मराठा अपना पब्लिकेशन निकालते हैं, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कार्य प्रणाली को शुरू किया जा रहा है, यानी कि शिवाजी को एक नायक के रूप में यहाँ पे उसको लाया जा रहा है, शिवाजी महाराज को जो है नायक के रूप में लाया जा रहा है। तो 1895 इसकी शुरुआत करते हैं। उसके बाद में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु। आप देखिए कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और उदारवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, अक्सर आवाज उठाई भारतीय हित में। लेकिन नीति कैसी थी? नीति थी आवेदन निवेदन प्रतिवेदन की नीति। तो इनकी मृत्यु हुई थी 1915 में। आप जानते हैं कि फिरोज शाह मेहता की मृत्यु भी 1915 में हुई। आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु भी 1915 में हुई। एक बात यहां पे जानिए आप स्टूडेंट, आपने डेट ऑफ बर्थ हम याद रखते हैं, स्वामी विवेकानंद का, महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, मोतीलाल नेहरू का, बाल गंगाधर तिलक का, गोपाल कृष्ण गोखले का, इनकी पुण्यतिथि भी याद रखिए, इनकी पुण्यतिथि भी याद रखिए कि भाई जो है आप वीडी सावरकर की पुण्यतिथि कब है, या अरविंदो घोष की कब है, या विपिन चंद्र पॉल की कब है। आप एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे कुछ भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड में आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट। ये बारीकी बार बार चेंज होती जा रही है, तो थोड़ा
डीपली काम करिए आप लोग भी। नेक्स्ट आप करिए, बाल गंगाधर तिलक की मांडले जेल से रिहाई 1914 में। आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को 1908 में गिरफ्तार कर लिया गया था। आप इसके पीछे की अगर पृष्ठभूमि में जाएंगे तो आप 1907 में आप एक चीज देखते हैं कि सूरत के अंदर कांग्रेस स्प्लिट होती है, सूरत विभाजन होता है, गरम दल नरम दल यहाँ पे आप देखते हैं एक संघर्ष होता है। और आप इसके बाद देखते हैं कि जो गरम दल के जो नेता थे, जिनमें अगर बात करें आप अरविंदो घोष की, वो निष्क्रिय अलीपुर बम षड्यंत्र केस के बाद में वो इनएक्टिव हो जाते हैं और वो पौंडीचेरी के अंदर वो रहने लग जाते हैं। कांग्रेस से उनका कोई ज्यादा अब संबंध देखने को नहीं मिलता। अब उसके बाद में आप विपिन चंद्र पाल की बात भी आप ऐसे ही करेंगे। लाला लाजपत राय समाज एक्टिव रहते हैं, बट उनको भी जेल में डाल दिया गया। बाल गंगाधर तिलक को भी 1908 में जेल में डाल दिया गया, 1914 में बाहर आते हैं। उसके बाद में मेल मिलाप की नीति कराते हैं। फिर आप लखनऊ अधिवेशन देखते हैं 1915 में, और 1916 के अंदर जो है 1916 में जो है सॉरी लखनऊ के अंदर एक अधिवेशन होता है जिसको आप मजूमदार की अध्यक्षता में, मजूमदार की अध्यक्षता में, और वहां पे कांग्रेस का आपस में समझौता और मुस्लिम लीग के साथ में समझौता वहां पे होता है। नेक्स्ट, बीएचयू की स्थापना। देखिए, पहले विश्वविद्यालय 1916 में बनता है, लेकिन विश्वविद्यालय से पहले ये पहले कॉलेज हुआ करते थे, सेंट्रल कॉलेज, और जिसकी स्थापना 1898 में हुई थी एनी बेसेंट के द्वारा। और आप 1916 में बीएचयू की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में। अगर आपसे क्रोनोलॉजी लगाई जाए तो फर्स्ट का सेकंड अगर यहाँ पे लगा दूं, इसके बारे में मैं और बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं आपको। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु 1915, बाल गंगाधर तिलक की रिहाई 14, और बीएचयू की स्थापना जो है 16 के अंदर। तो आप लगा लीजिए 4 का 4, फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का थर्ड, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक की थर्ड का 1, यानी कि फोर्थ ऑप्शन है, अब बात आइए कुछ डेट इतिहास के अंदर ऐसी दी गई है स्टूडेंट जिनको आपको आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं 20 जुलाई, तो आप बोलोगे कि 20 जुलाई में बंगाल विभाजन की बात की गई थी, घोषणा की गई थी, बंगाल विभाजन का निर्णय घोषणा की गई थी, लेकिन लागू कब किया गया था? आप बोलोगे 16 अक्टूबर को इसको लागू किया। 20 जुलाई 16 अक्टूबर, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, इसके अंदर जब आप मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड पढ़ते हैं तो उसके लिए एक समिति का गठन होता है, जिसके अंदर सबसे पहले 10 दिसंबर 1917 को एक समिति गठित होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रोल्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ वो कब हुआ? तो आप बोलोगे कि 10 दिसंबर 1917 में रोल्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। उसके बाद में आप देखोगे कि 10 दिसंबर के बाद में कि 15 अप्रैल 1918, यानी कि 10 दिसंबर 1917। अगली बार कोशिश ये करूंगा पीडीएफ में स्टूडेंट इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दूं और वहीं पे टिक करता चलूंगा, क्योंकि क्लियरिटी आपके सामने वहां पे आती चली जाएगी, ठीक है। तो 15 अप्रैल 1918, तो ये रोल्ट समिति हमारी बनी थी। इस रोल्ट समिति ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पे आ गई। अब आगे लागू कब होती है रिपोर्ट? तो आप बोलोगे 18 मार्च 1919 को, 18 मार्च 1919 में, यानी कि 10 दिसंबर 1917, 15 अप्रैल 1918 और 18 मार्च 1919। ये सब बात हम कर रहे हैं रोल्ट एक्ट के संबंध में, ये सब बातें हम कर रहे हैं रोल्ट एक्ट के संबंध में, इन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित की। आप इसके बाद देखते हैं कि 6 अप्रैल 1919 को क्या होता है। 6 अप्रैल 1919 को क्या होता है कि हड़ताल का आह्वान कर दिया जाता है। 8 अप्रैल को क्या होता है? 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है पलवल से। 13 अप्रैल की घटना आप जानते हैं कि 13 अप्रैल को क्या होता है? जलियांवाला बाग घटना होती है। उसके बाद में 1 अक्टूबर को क्या होता है? जब इन्होंने कोई भी ऐसी कमेटी गठित नहीं की जिससे कि भारतीयों को न्याय मिल सके, तो दबाव बनाया गया भारतीयों के द्वारा, तो इनके द्वारा जो है 1 अक्टूबर 1919 को क्या किस कमेटी का गठन किया? हंटर कमेटी का गठन किया। 1 अक्टूबर 1919 को हंटर कमेटी का गठन किया। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये 10 दिसंबर, 15 अप्रैल, 18 मार्च या 6 अप्रैल, 8 अप्रैल, 13 अप्रैल, 1 अक्टूबर 1919, क्या बता रहा हूं आपको याद करनी पड़ेगी। आपके एग्जाम में क्रोनोलॉजी आती है, बहुत पास से क्रोनोलॉजी आती है। आप घटनाओं को आपने पता होगा, आपने पहले भी देखा कि जलियांवाला बाग घटना पे क्रोनोलॉजी हमने पिछली बार करी थी। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए साइमन कमीशन, तो आपको पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन जो है 8 नवंबर को गठित हुआ था। पहली बार बंबई कब पहुंचा? तो आप बोलोगे 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। ये 1927 में गठित हुआ 8 नवंबर को, 3 फरवरी 1928 में ये बंबई पहुंचा। 27 मई 1930 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 27 मई 1930 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो प्रिय, आप एक चीज देखिए, चाहे आप सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़े, चाहे आप असहयोग आंदोलन पढ़े, चाहे आप जो है भारत छोड़ो आंदोलन पढ़े, चाहे आप कोई भी घटना पढ़े भारत के इतिहास में, नेहरू रिपोर्ट पढ़े, कब
कब कमेटी गठित हुई, कब रिपोर्ट प्रकाशित हुई, कब लागू किया गया, ये चीजें आप इन पे बारीक गौर करिए। देखिए एग्जाम के अंदर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा रहे हैं, तो फिर आपको लगता है कि पता नहीं कहां से क्वेश्चन हमारे आ गए। नेक्स्ट आप देखिए, वीर दामोदर सावरकर, फेवरेट क्वेश्चन एनटीए का, और हो सकता है अब की बार भी आप वीर दामोदर सावरकर, अरविंदो घोष, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, या ये जो महानायक ग्राम दल वाले जो नेता है, या सरदार पटेल, इनको तो बहुत ही छान छान के कर दीजिए, इनको बहुत ही छान छान के कर दीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट जो विचारधारा से संबंधित आते हैं, जैसे जिस प्रकार की वर्तमान जो सरकार है उस विचारधारा के संबंध में भी कुछ क्वेश्चन को आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडी सावरकर फर्ग्यूसन कॉलेज से स्नातक थे, फर्ग्यूसन कॉलेज से। एक बार पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने ग्रेजुएशन कहां से की थी, उस कॉलेज का नाम बताइए। वीडी सावरकर के कॉलेज का नाम, अरविंदो घोष के कॉलेज का नाम, सुभाष चंद्र बोस के कॉलेज का नाम। तो ये भी एक नई चीज है ना, अभी तक तो यही पढ़ते थे कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ, भगत सिंह का जन्म पंजाब में हुआ, गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ, जवाहरलाल नेहरू का जन्म यहाँ पे हुआ, ये जन्म पढ़ते थे। अब आपसे पूछा गया है हाई स्कूल कहाँ पे किया, इंटर कहाँ पे किया, ग्रेजुएशन कहाँ पे किया, उच्च शिक्षा के लिए लंदन में ये कैम्ब्रिज से किया है, कौन से संस्थान से इन्होंने कौन सी डिग्री की है, ये चीजें अब आपसे अंदर से आने लगेगी, थोड़ी इन पे गौर करिएगा। तो वीडी सावरकर फर्ग्यूसन कॉलेज से स्नातक थे। वीडी सावरकर ने, एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं डिटेल बताऊंगा। वीडी सावरकर ने कृष्ण वर्मा के छात्रवृत्ति की पेशकश को स्वीकार किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा है ये लंदन हाउस वाले, और जून 1906 में लंदन चले गए। ठीक है। वीडी सावरकर ने नासिक में मित्र मेला की स्थापना की। ठीक है। वीडी सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक लिखी। वीडी सावरकर इंडिया हाउस के सदस्य बने। पहली बात, अब देखिए सबसे पहली बात, सावरकर बंधु के नाम से आप इनको इतिहास में जानते हैं। गणेश सावरकर, वीडी यानी कि विनायक दामोदर सावरकर, सभी भाई आप देखोगे इनके अंदर संघर्ष के अंदर भारतीय उसके अंदर आप देखने को मिलते हैं। तो जो इंडिया हाउस है, पहले तो ये आप देख लीजिए इंडिया हाउस कहां पे है। ये इंडिया हाउस लंदन के अंदर है। ये इंडिया हाउस लंदन के अंदर है। किसके द्वारा बनाया गया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा बनाया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के संबंध में है। इनको छात्रवृत्ति मिली थी, और छात्रवृत्ति मिलने के बाद में एक क्वेश्चन ये भी बना था छात्रवृत्ति की पेशकश वीडी सावरकर की किसने की थी, किसने सिफारिश की थी छात्रवृत्ति की? तो आप बोलोगे बाल गंगाधर तिलक ने सिफारिश की थी। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में बना है कि वीडी सावरकर की सिफारिश किसने की थी छात्रवृत्ति के लिए? तो आप बोलोगे कि बाल गंगाधर तिलक ने की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा चले गए। 1,000 की ये 6 स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलती थी। पहले आप देखेंगे मित्र मेला और अभिनव भारत आप देखते हैं, जिससे वीर दामोदर सावरकर जुड़े हुए हैं। फर्ग्यूसन कॉलेज से इन्होंने स्नातक किया। तो ये सारे के सारे ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन तो सारे के सारे सही है। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में, और एक अपना जो है वो क्या नाम उनका, एक ऐसा नाम भूल गया, कार्ल मार्क्स या कुछ ऐसा हाँ, जो सेम पुस्तक हमारी देखने को मिलती है। सेम पुस्तक हमारी यहाँ पे देखने को मिलती है। ये चीजें आप यहाँ पे देखिए कि आपसे ऐसे इस तरीके से यहाँ पे पूछा गया था। अब आप और जो मेन बातें हैं वीर दामोदर सावरकर की, उन बातों को आप यहाँ पे देखिए, समझिए, उनको जानिए। वीर दामोदर सावरकर की, जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि वीर दामोदर सावरकर का जन्म कब हुआ। वीर दामोदर सावरकर का जन्म कब हुआ? तो आप बोलोगे कि वीर दामोदर सावरकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था, एक सेकंड में, वीर दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था 28 मई को। एक सेकंड, 28 मई को। इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं सारी। 28 मई को, 28 मई को, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि सावरकर जयंती कब मनाई जाती है। सावरकर जयंती कब मनाई जाती है? तो आप याद रखना 28 मई को सावरकर जयंती मनाई जाती है। कहां पे हुआ था जन्म? तो जन्म हुआ था नासिक के अंदर। नासिक कहां पे पड़ता है? नासिक पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। नासिक कहां पे पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। किन किन चीजों के लिए जो और नई बात जो है आपको वीर दामोदर सावरकर के लिए जाननी चाहिए? ये तो आपने पता लग गया कि वीर दामोदर सावरकर एक क्रांतिकारी विचारधारा के संबंधित थे। फिर नासिक षड्यंत्र केस में इनको फंसाया जाता है। उसके बाद घटनाएं आप यहाँ पे लगातार देखते हैं। उसके बाद में जो चीजें और नई है जो आपको थोड़ा सा पढ़ना है, कुछ इनके सावरकर को हिंदी के जो कुछ शब्द है जिनको लोकप्रिय बनाने के लिए इनको श्रेय दिया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि शहरों के अंदर क्या बनते हैं? मेयर बनते हैं। जो बड़े शहर होते हैं उनके अंदर क्या बनते हैं? मेयर। तो मेयर के लिए महापौर जो शब्द है, महापौर, उस शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा बोली गई है? किसने उसको दिया था? महापौर किसको श्रेय दिया जाता है महापौर बनाने के लिए? तो आप बोलोगे वीर दामोदर सावरकर को।
एक टेलीविजन जो आप देखते हैं, टेलीविजन, टेलीविजन के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है दूरदर्शन। टेलीविजन शब्द के लिए एक प्रयोग हुआ है दूरदर्शन। तो दूरदर्शन के बारे में ये शब्द जो है लोकप्रिय बनाने के लिए किसको श्रेय दिया जाता है? तो आप बोलोगे ये श्रेय भी जो है आपका वीर दामोदर सावरकर को दिया जाता है। एक शब्द होता है इंटरवल, एक शब्द होता है इंटरवल। इंटरवल की जगह पे मध्यांतर, इंटरवल की जगह पे मध्यांतर, ठीक है। तो ये कुछ शब्द थे, मेयर की जगह महापौर, टेलीविजन की जगह दूरदर्शन और इंटरवल की जगह पे मध्यांतर शब्द का प्रयोग जो है वीर दामोदर सावरकर के द्वारा ये प्रचलित किया गया। तो आप देखेंगे कि लगातार आगे वीर दामोदर सावरकर काम करते हैं, लेकिन वही है कि उस जैसे मुस्लिम लीग स्थापित हुई 1906 में और आप जानते हैं कि 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा स्थापित हुई। तो ये आगे चलकर 1937 से लेकर, ये भी आ सकता है 1937 से लेकर 1943 तक, यानी कि 6 वर्षों तक इन्होंने जो है हिंदू जो महासभा थी उसके अध्यक्ष रहे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के ये अध्यक्ष रहे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, आपसे पूछा जा सकता है ये टाइम पीरियड कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष वीर दामोदर सावरकर। तो 1937 से लेकर 1943 तक आप देखेंगे जब ये जेल से बाहर आते हैं, जब इनको षड्यंत्र में फंसाया जाता है, आजीवन होती है इनको कारावास, लेकिन 1922-23 में इनको छोड़ दिया जाता है। तो एक पुस्तक लिखते हैं जेल में, और पुस्तक का जो नाम है, जो नाम है इनकी पुस्तक का, वो नाम है हिंदुत्व। वो नाम क्या है? हिंदुत्व, यानी कि हिंदू कौन है, यानी कि इसका मतलब है हिंदुत्व, हिंदू कौन है नामक पुस्तक ये अपने यहाँ पे लिखते हैं। तो इस चीजों का एक दूसरी बात, हमेशा जो है विवाद में रहते हैं कि भाई जो है विवादित रहते हैं कि इन्होंने जो है अंग्रेजों से क्षमा याचना की, प्रार्थनाएं की, पत्र उनके द्वारा लिखे गए अपने आप को छोड़ने के लिए, बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई। लेकिन आपको उसमें डिटेल में तो क्या जाना है, अपने मुख्य बातों में फैक्ट पे जाना है। इनका जन्म कब हुआ? तो आपने देख लिया कि 1883 में 28 मई में हुआ था नासिक में। इनकी मृत्यु कब हुई? तो आप बोलेंगे कि मृत्यु, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मृत्यु हुई 26 फरवरी में, 26 फरवरी 1866 में, 26 फरवरी 1866 में। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपसे पूछा जा सकता है कि वीर दामोदर सावरकर की जो जीवनी जो लिखी है अभी पीछे प्रकाशित हुई थी, वो जीवनी किसने लिखी? तो आप बोलोगे विक्रम संपत ने, विक्रम संपत ने। वीर दामोदर सावरकर की जीवनी किसने लिखी है? तो आप बोलोगे विक्रम संपत ने। तो भाई अब ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। नासिक षड्यंत्र केस, लंदन के अंदर इंडिया हाउस में जाना, वहां पे छात्रवृत्ति प्राप्त करना, कृष्ण वर्मा से मिलना, फर्ग्यूसन कॉलेज से ग्रेजुएशन, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आप जानते हैं कि जब 1857 की क्रांति ने 1857 की क्रांति के 50 ईयर हो गए थे, तो अर्ध सेंचुरी पे जो है इन्होंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट, किसने अपनी अपूर्ण जीवनी के 10 अध्याय लिखा जिसके लिए वे एन इंडिया पिलग्रिम नामक शीर्षक देना चाहते थे? शीर्षक देना चाहते थे, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देखिए एन इंडिया पिलग्रिम। तो आप बोलोगे सुभाष चंद्र बोस। क्या बोलोगे आप? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष बाबू। सुभाष बाबू के बारे में जानिए कुछ नई बातों को, जो बेसिक है उनसे थोड़ा सा हटके आप देखिए। सबसे पहली बात कि सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वो तो आप जानते हैं कि भाई हमारा जो है इनका जन्म 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को उनका जन्म मनाया जाता है। अभी आप देखोगे इनकी जयंती, इनके जन्म दिवस पर एक दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हुआ कुछ समय पहले, और वो दिवस है पराक्रम दिवस। हम सुभाष बाबू का जो जन्म दिवस मनाते हैं वो किस रूप में मनाते हैं? पराक्रम दिवस। और इसी उपलक्ष्य में एक चीज और भी हुई है, पुरस्कार की भी शुरुआत हुई है सुभाष चंद्र बोस के संबंध में, आपको पता होना चाहिए। और पुरस्कार है आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन पुरस्कार, आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत हुई है। 125वीं जयंती की बात मैं बता रहा हूं, 125वीं जयंती की बात मैं बता रहा हूं। और आप देखेंगे इनकी जयंती पर जो दिल्ली के अंदर जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट से सामने ही 150 मीटर की दूरी पे इनकी एक मूर्ति स्थापित की गई, एक मूर्ति स्थापित की गई। आप देखना कभी जब इंडिया गेट जाएंगे तो हो सकता है कि आपको मूर्तिकार का नाम पूछ लिया जाए, क्योंकि स्थापत्य तो आपको आधुनिक भारत में भी दिया गया है और लेटेस्ट मूर्ति बनी है, तो हो सकता है आपसे नाम पूछ लिया जाए। तो नाम याद रखना कि जो मूर्तिकार है इनकी इंडिया गेट के पास में जो इनकी मूर्ति बनी है उनका नाम है अरुण योगी राज, अरुण योगी राज, अरुण योगी राज। अब आप देखिए सुभाष चंद्र बोस का जो स्कूली जीवन था वो कौन से स्कूल में? तो स्कूल का नाम देखिए ये था रेवेंसा, रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल, रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल। उसके बाद में इन्होंने आगे की शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज से की।
आगे की शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज से की, कलकत्ता से। उसके बाद ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए, जहां से इन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा की। आगे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जहां से इन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा की। उसके बाद आपने देखा कि इनकी नियुक्ति सिविल सेवा के अंदर हो जाती है, लेकिन ये उसको छोड़ देते हैं, यही मान के कि भाई जो है इस सेवा का भाग हम नहीं होंगे, क्योंकि यही भारतीयों को जो है, भारतीयों की जो दुर्दशा है इन्हीं के माध्यम से है। तो उसको त्याग कर चित्तरंजन दास को अपना गुरु बनाते हैं और चित्तरंजन दास के अधीन ये रह के काम करते हैं। तो एक फॉरवर्ड नामक समाचार पत्र था, उसके संपादन के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद में एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, 1938-1939 तो याद है आप लोगों के, हरिपुरा और त्रिपुरी का अध्यक्ष इनको बनाया गया था। लेकिन 1923 याद रखना, 1923 याद रखना। 1923 में क्या हुआ था, जो कांग्रेस थी ना उसके युवा अध्यक्ष बनाए गए, मतलब युवा कांग्रेस अध्यक्ष। जैसे होता है ना कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, एक जिले के अंदर होते हैं, एक युवा के होते हैं, एक अलग अलग सेक्टर होते हैं। तो अखिल भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष कब बनाया गया था, सुभाष चंद्र बोस को। तो आप देखिए कि 1923 के अंदर, 1923 के अंदर अखिल भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष इनको बनाया गया था। इस बात का आपको पता होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस की। अब दूसरी बात, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल वे पे आ जाइए सुभाष चंद्र बोस की, कि आप एक चीज देखेंगे इतिहास में कि 1936, 37, 38 और 39, 36, 37, 38, 39, इन दिनों में आप क्या देखेंगे, कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनेगा 36 में जवाहरलाल नेहरू, 37 में जवाहरलाल नेहरू, 38 में सुभाष चंद्र बोस, 39 में सुभाष चंद्र बोस। और दोनों के दोनों किस विचारधारा के संबंधित थे, दोनों के दोनों समाजवादी विचारधारा से संबंधित थे। यानी कि कांग्रेस के अंदर समाजवाद, यानी कि आप बोल रहे हैं कांग्रेस के अंदर समाजवाद की बात ये करते थे। तो समाजवादी विचारधारा के तहत आप इसको लिंक करिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापित होती है, कम्युनिस्ट पार्टी हमारी होती है। तो कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में स्थापित हुई थी, भारत की जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, और कांग्रेस के साथ में काम करके मिल के काम करना शुरू किया। कम्युनिस्ट अपने आप को मजदूरों की पार्टी बताते थे, मजदूरों के साथ साथ में फिर बाद में किसानों को भी उन्होंने ऐड कर लिया। अब WPP, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी उन्होंने अपनी स्थापित की। एक जनाधार लगातार बढ़ रहा था कम्युनिस्ट का, और लगातार जब जनाधार बढ़ रहा था तो उसी समय में 1929 में एक आइडियोलॉजिकल चेंजिंग आता है कि उनकी जो रसिया से जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो सरकार है, वहां से इनको बंद कर दिया जाता है, यानी कि कांग्रेस से इनको अलग कर दिया जाता है। एक बहुत बड़ा पतन का कारण है। अब कम्युनिस्ट तो अलग हो गए, लेकिन इनमें समाजवाद के अंदर जो बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं। तो 1900 ये लगातार काम करते रहे युवा समाजवाद कांग्रेस के अंदर। तो आप देखिए इनके अंदर कि आप जो 36 से लेकर 39 तक लगातार एक समाजवाद का नारा। और आप देखोगे 1936 में भी समाजवाद के संबंध में जो जवाहरलाल नेहरू 1931 में जमींदारी उन्मूलन का जो सिद्धांत था वो लेके नहीं आए थे, वो 1936 में उनका लागू हुआ। और 1936 में गांधी जी के द्वारा समर्थन इनको दिया गया। तो ऐसे समाजवाद के संबंध में ऐसे कार्य है 1936 में, 37 में, 38 में, 39 में। लेकिन वही चीजें है कि सुभाष चंद्र बोस में जो समाजवाद दिखता है वो आक्रामक समाजवाद है, वो आक्रामक समाजवाद है। जवाहरलाल नेहरू में जो समाजवाद दिखता है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। यानी कि वो बोलते हैं कि हम जो है ठीक, हम समाजवादी अपने जो कार्यक्रम है, जो विचार है हमारे, थोड़े कांग्रेस में थे उनसे थोड़े से अलग है, हम अपने कार्यक्रम बनाएंगे, लेकिन हम इनका दरकिनार इनको नहीं कर सकते। सुभाष बाबू क्या बोलते थे कि हमारी अपनी कार्यकारिणी होगी, उसके अकॉर्डिंग जो है हम हमारी ये विचारधारा होगी कि कार्यक्रम तो हम बनाएंगे, कार्यक्रम तो हम बनाएंगे, उनका नेतृत्व गांधी जी करेंगे। गांधी जी अहिंसावादी, ये हिंसात्मक रूप से विश्वास करते थे। तो ये लगातार चीजें आप यहाँ पे इतिहास के अंदर ये देखते रहते, तो इन पे काम करना है। सब युवा 1929 में कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनाए जाते हैं। कई सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष पहले बनाया गया, सरदार पटेल को बाद में बनाया गया 1931 में। क्या सरदार पटेल में वो योग्यता नहीं थी? क्या सरदार पटेल फिर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे? वो सब चीजें एक अलग अलग वे में आपने देखनी है। यहाँ पे क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्लासेज में इन चीजों को बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कि अरविंदो घोष ने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लिखी, बिल्कुल सही है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। और न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस को अराष्ट्रीय अननेशनल के रूप में चित्रित किया गया। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस अतिशयवाद से मर रही थी। रानाडे ने ऐसे दिन यूरोपियन इकोनॉमिक्स लिखी। आप एक चीज देखिए, जो गरम दल वाले जो थे ना, गरम दल में सबसे पीक पर जो सबसे ज्यादा गरमवादी जो नेता थे वो अरविंदो घोष थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अतिवादी, जो गरम दल में अतिवादी जो नेता थे वो अरविंदो घोष थे। अगर यही चीज आपसे पूछी जाए उदारवाद में सबसे नरम दलीय नेता कौन थे उदारवाद में, तो आप बोलोगे फिरोज शाह मेहता। आप बोलोगे फिरोज शाह मेहता। यहाँ पे अरविंदो घोष को आप यहाँ पे जानते हैं। तो अरविंदो घोष के बारे में देखिए, सबसे पहले तो कि अरविंदो घोष एक आक्रामक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे।
उनको अलीपुर बड़ी बम षड्यंत्र केस में उनको फंसाया जाता है। अलीपुर बम षड्यंत्र केस के बाद में वो जाते हैं एक पांडिचेरी के अंदर, और वहां पे एक योगी की भांति, एक दार्शनिक की भांति, एक दृष्टा की भांति, एक कवि की भांति अपने जीवन को ये वहां पे व्यतीत करते हैं अरविंदो घोष। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा कहां से इनकी, तो आप बोलोगे दार्जिलिंग से इनकी क्रिश्चियन जो कॉन्वेंट स्कूल है वहां से इनकी शिक्षा हुई है, और आगे की शिक्षा इनकी कैम्ब्रिज से हुई है। कैम्ब्रिज से इन्होंने शास्त्रीय शिक्षा को प्राप्त किया, कैम्ब्रिज से इन्होंने शास्त्रीय शिक्षा को प्राप्त किया। कुछ स्रोत जैसे कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये तो आपने देखा है, तो एक व्यंग्यात्मक था उदारवादियों पर। कुछ स्रोत और भी मिलते हैं, जैसे कि वंदे मातरम, वंदे मातरम अंग्रेजी में प्रकाशित किया, वंदे मातरम। दूसरा आप देखेंगे कि भाई योग के आधार, क्योंकि योगिक थे तो योग के आधार, ये याद रखना कि योग के आधार किसका था, या भागवत गीता, भागवत गीता और उसके संदेश, भागवत गीता और उसके संदेश। एक है नया पुनर्जन्म और कर्म, एक है इनकी पुनर्जन्म और कर्म, और एक है उसके बाद में ओवर ऑफ गॉड, ओवर ऑफ गॉड। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपने याद रख लेने हैं अरविंदो घोष में। आप देखिए गर्म दल से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। गर्म दल से क्वेश्चन नहीं लिखा आपने, दादा भाई नौरोजी की स्टेटमेंट देखी थी। HRA ने अपना नाम, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने अपना नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कि HRA से ये जो नाम परिवर्तन हुआ HSRA, ये कब हुआ नाम परिवर्तन, कहां हुआ, आप देखते हैं। सबसे पहले देखिए HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये कहां पे स्थापित हुई थी, ये कानपुर के अंदर स्थापित हुई थी, कानपुर के अंदर स्थापित हुई थी। कब स्थापित हुई थी, 1924 में स्थापित हुई थी। किसके द्वारा स्थापित की गई थी, सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा स्थापित की गई थी, बंदी जीवन वाला, जो कि बंदी जीवन का लेखक है। लेकिन HSRA, आप एक चीज देखते हैं कि HRA की जगह HSRA, काकोरी घटना आप देखते हैं, काकोरी घटना जो ट्रेन को लूटने वाली, या मतलब लूटने वाली, आप यहाँ पे डकैती वाला वर्ड यूज मत करना, है ना। लूट किसी भारतीय सामान की नहीं की थी, वो अंग्रेजों की लूट थी, वो अंग्रेजों की लूट थी। कई व्यक्तियों के वहां पे नाम आते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, इनको अलग अलग जेलों के अंदर अलग अलग जगह फांसी दी जाती है, तो नेता अच्छत विसत हो जाते हैं। HSRA दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान, जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया एक शहर था, वहां पे HSRA की स्थापना ये वहां पे करते हैं चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। अब यहाँ पे भगत सिंह का योगदान भी बहुत बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलता है, तो डिटेल आगे कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। भगत सिंह ने लगभग 6 माह तक किस छद्म नाम से प्रताप नामक हिंदी पत्रिका में लिखा, प्रताप नामक हिंदी पत्रिका में लिखा। बलवंत, ये नाम आ गया, कुलवंत, सुखवंत, बलवंत, सतवंत, कुलवंत, सुखवंत, बलवंत, सतवंत, ये नाम देखिए। सबसे पहले आप देखिए भगत सिंह के बारे में, कि भगत सिंह के बारे में और क्या क्या चीजें आपने जाननी चाहिए। जन्म पंजाब में हुआ, लगातार कार्य इनके द्वारा की गई, कुछ स्रोत इनके द्वारा मिलते हैं, जैसे कि द आइडियल ऑफ सोशलिज्म, आइडियल ऑफ सोशलिज्म इनकी पुस्तक है। मैं नास्तिक क्यों हूं इनकी पुस्तक है। द जेल एंड अंडर एक ऐसी पुस्तक है इनकी भगत सिंह के संबंध में। तो इसके अलावा आप भगत सिंह के संबंध में आप देखेंगे, वर्तमान में अगर थोड़ा करंट से आप रिलेट करेंगे तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट हमारा है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का जो नाम है वो भगत सिंह के नाम पे रख दिया गया है, इसको आपने याद रखना है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम जो है भगत सिंह के नाम पर रख दिया है, इसको आपने याद रखना है। जैसे कि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहाँ पे एडमिशन लिया था, तो नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया था इन्होंने, नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया था। कहाँ पे है नेशनल कॉलेज, लाहौर के अंदर। ये नेशनल कॉलेज किसके द्वारा बनवाया गया था, ये लाला लाजपत राय के द्वारा बनवाया गया था, लाला लाजपत राय के द्वारा बनवाया गया था, भाई परमानंद के द्वारा बनवाया गया था। भाई परमानंद और लाला लाजपत राय का कॉलेज था जहां पे इन्होंने एडमिशन लिया था। उसके बाद आप देखते हैं घटना इनकी कि लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उनमें उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके विरोध में इन्होंने जॉन सैंडर्स की हत्या वहां पे की थी। तो इन पे केस चलता है, षड्यंत्र चलता है, जिनको लाहौर कॉन्स्पिरेसी के रूप में जानते हैं, लाहौर षड्यंत्र के रूप में जानते हैं। और एक इसके अलावा केंद्रीय जो बम असेंबली है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा 8 अप्रैल 1929 को वहां पे विधानसभा के अंदर एक बम फेंका गया, जहां पे उनको गूंगों को सुनाने के लिए बात बोली जाती है। तो भगत सिंह के संबंध में आप ये भी चीज जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा हो गई। 23 मार्च 1931 को आप जानना चाहिए आपको, 23 मार्च को हम किस दिवस के रूप में जानते हैं, 23 मार्च को हम किस दिवस के रूप में जानते हैं, तो आप बोलोगे शहीदी दिवस के रूप में जानते हैं। 23 मार्च को आप किस दिवस के रूप में जानते हैं, तो आप बोलोगे शहीदी दिवस के रूप में आप 23 मार्च को जानते हैं। ठीक है, युवा दिवस स्वामी विवेकानंद, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस, शहीदी दिवस सरदार भगत सिंह, ठीक है ना। और यूनिटी दिवस यूनिटी के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में।
ठीक है, ये आप सभी को उनका पता होना चाहिए। एक नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, जो कि नौजवान भारत सभा की। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए। नेक्स्ट है कि मैंने इसलिए ले लिया, आप सोचेंगे कि मिडिवल हिस्ट्री का है, केशव बलिराम हेडगेवर। केशव बलिराम हेडगेवर, इसकी वजह से मैंने ले लिया है विचारधारा के संबंध में, कि विचारधारा से संबंधित आप क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो इसके लेखक थे राकेश सिन्हा। वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड, यहाँ पे डिफाइंड है, इसके लेखक थे गोलवलकर। मुगल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, श्री राम शर्मा, ये इसका कट के आ गया, श्री राम शर्मा। और द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, इसके लेखक थे आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार, तो आप देख लीजिए, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, तो आपको और आगे वी आर वन, थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट, तो ए आंसर आपका होगा, ए आंसर आपका होगा। तो आप देख लीजिए, गोलवलकर से, हेडगेवर से आपका क्वेश्चन आ रहा है, आगे भी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ने सोज ए वतन पुस्तक लिखी। उपन्यास जलवायु इसार में विवेकानंद के कृत्यों पर आधारित अपना प्रमुख पात्र हीरो गढ़ा। जाट पंचम ने दिल्ली दरबार के समय पर बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। और गदर आंदोलन वर्ष 1913 में न्यूयॉर्क में प्रारंभ हुआ। अगर आप देखते हैं गदर आंदोलन 1913 में न्यूयॉर्क में नहीं हुआ था, आप कमेंट में बताना गदर आंदोलन कहां पे शुरुआत हुई थी, गदर आंदोलन की शुरुआत कहां पे हुई थी इस चीज को। तो पांचवा ऑप्शन गलत है, अदरवाइज चारों के चार ऑप्शन सही है। 1 2 3 4 आपको पता होना चाहिए कि गदर की स्थापना कहां पे हुई, बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, क्रोनोलॉजी लगानी है, क्रोनोलॉजी लगानी है, अक्सर पूछे जाते हैं भाई क्रोनोलॉजी से। देखिए, अगर आप बात करेंगे इनमें सबसे पहले पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, कई बुकों में आपको 1867 मिलेगा, कई बुकों में आपको 1870 मिलेगा, लेकिन कोई सा भी मान लो, दोनों में सबसे पहले पूना के अंदर सार्वजनिक सभा ही आपका आएगा, सबसे पहले तीसरा आएगा। उसके बाद में अगर आप देखेंगे आईसीएस, ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी बन गए थे, उनको उन पद से हटा दिया गया। तो ये 1874 की घटना है, ये 1874 की घटना है। लेकिन कूका आंदोलन के संबंध में कहीं 1872 आता है, कहीं 74 आता है, तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना है आपने, है ना। ये ठीक है, आईसीएस वाले तो पहले पूछा गया है कि इनको 1874 में निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद में पांचवा कि आर्य समाज की, इसके बाद में जो है 3 2 1 5 4 नहीं हाँ ठीक है भाई। बंबई में आर्य समाज की स्थापना, बंबई में आर्य समाज की स्थापना, हाँ बंबई में आर्य समाज की स्थापना आप देखेंगे तो ये 1875 में, और उसके बाद में ये आपका होगा कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना। तो आप ये चीज जान गए कि इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट आज इतने ही कराऊंगा, आज ज्यादा नहीं कराऊंगा। एक पार्ट हो रहा है हमारा इसी पेपर में फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, जो कि आपको कंप्लीट करा पाएंगे वही है। फिर मैं आगे जब जल्दबाजी होगी वो एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी, तो एक अच्छे से एक पार्ट और मैं आपको समझाऊंगा। ईमानदारी से बताना है कि कैसे आपको लगा है लेक्चर और आपके लिए क्या बेनिफिट है वो आप बता दीजिए। और अगर आपको अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे तो फिर लगातार एक हौसला लगातार बना रहेगा, तो आगे हम लगातार काम यहाँ पे करते रहेंगे स्टूडेंट। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट।